बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 10th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स, हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, मैटर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ पर आपको अपनी क्लास का जो है वो टैब नज़र आएगा। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 10 को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लास 10 के जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हम चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 को आप क्लिक कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल अपलोड हो चुका है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। आपको जो सा भी समझना है आप उसको क्लिक करेंगे। और आज की वीडियो में हम इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्कस हो चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों में ही ये होता है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैशियस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इवेपोरेशन जो है उसको हम पहले देख लेते हैं। Evaporation is the process by which molecules at the surface of the liquid gain enough kinetic energy to escape into the gaseous phase, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी कंटेनर है, उसमें वाटर है, ठीक है, तो उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी अपनी एनर्जी है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। दैट्स वाई हम जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर पाते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाती है, ठीक है, कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस को ब्रेक कर सकें, ठीक है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स के साथ हैं, और वो ब्रेक करके गैस फेज में कन्वर्ट हो सकें, तो वो जो है वो इवेपोरेशन शो कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इवेपोरेशन जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए हमें प्रॉपरली हीट देनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट से हीट लेकर भी जो है वो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो सकता है। मोस्टली हम पानी की इवेपोरेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत से अदर सॉल्वेंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से एनर्जी लेकर, हीट लेकर जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एथेनॉल की, ईथर की, ठीक है, तो ये सब भी इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो मींस के जिस भी कंटेनर पर में ये होंगे तो वो कूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट से इन्होंने एनर्जी ली, और इस कंटेनर की भी एनर्जी जो है वो इन मॉलिक्यूल्स ने ली, और फिर ये यहाँ से स्केप कर गए, ठीक है, और पीछे जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, और ये कंटेनर भी जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया है कि ऐसा प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये सिर्फ इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ना वो सरफेस पर ही हो सकता है, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेशन शो कर सकते हैं। जो इनर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेशन शो नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इवेपोरेशन शो करनी है तो वो सबसे पहले सरफेस पर आएंगे और फिर जो है वो यहाँ से इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेशन शो कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक कंटेनर है जिसकी सरफेस एरिया जो है वो कम है तो इसकी लेस इवेपोरेशन होगी, और जिस कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उससे मोर इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा लिक्विड जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन कैन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इनटू द गैसियस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिखेंगे, तो अगर आपसे कहा जाए कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लिखें, तो आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम बना के भी आपने इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का जब लिखना होगा तो सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपने डेफिनेशन जो है वो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। और सेकंड पॉइंट में आपने क्या बताना है कि
कौन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और कौन जो है वो सरफेस फिनोमेना नहीं है, ठीक है। दिस एस इज़ फॉर सरफेस, ठीक है। ये सरफेस में फिनोमेना आपने बताना है कि कौन सरफेस पे होता है और कौन नहीं होता। जैसे कि अभी हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया है और हमें पता है कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही शो कर सकते हैं, इनर मॉलिक्यूल्स शो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग में जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो हमें पता चलेगा कि दैट इज़ नॉट द सरफेस फिनोमेना। देन हमारे पास थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि टी इज़ फॉर टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये कौन से टेम्परेचर पर हो सकते हैं, हर टेम्परेचर पे हो सकता है या कोई ख़ास टेम्परेचर है उस पर होगा, ठीक हो गया। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन दोनों की लिखनी है, फिर सरफेस फिनोमेना के बारे में बताना है, फिर टेम्परेचर के बारे में बताना है, फिर 4 पॉइंट पे बताना है कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है और बॉइलिंग किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो कंप्लीट कंपैरिजन जो है वो हो जाएगा, यानी आप इसको अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। डेफिनेशन के साथ सरफेस फिनोमेना बताना है, टेम्परेचर का बताना है और किस पे डिपेंड करना है, और एट दी एंड आप एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स आपने इनके आपस में डिस्कस करने थे, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इस तरह से DSTD और साथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने एक आप कह लें एब्रीविएशन बना लिया। D इज़ फॉर डेफिनेशन, S इज़ फॉर सरफेस, ठीक है। यानी आपने बताना कि ये सरफेस फिनोमेना है या नहीं। T इज़ फॉर टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, और D इज़ फॉर डिपेंडेंस कि ये किस पे डिपेंड करता है, DSTD, ठीक हो गया। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि पॉइंट्स में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, तो आपने डेफिनेशन तो एवेपोरेशन की देख ली है। फिर अब आप सरफेस का बताएंगे कि ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पार्टिसिपेट इन इवेपोरेशन विदाउट बबल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स ही जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो यानी हो सकता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो, इसके पास एनर्जी हो और इसके पास एनर्जी हो, जो कि अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हों, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इवेपोरेट करके गैशियस फेज में चले जाते हैं। मींस कि ऐसा नहीं है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे इवेपोरेट करने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी और इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सकें, तो वो 1 बाय 1 जो है वो मूव करते जाएंगे और गैस फेज में एंटर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल पता चल गया कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स, वो वाले सरफेस में भी वो वाले मॉलिक्यूल्स हैविंग एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पार्टिसिपेट इन इवेपोरेशन विदाउट बबल फॉर्मेशन। और कोई बबलिंग नहीं होती, ठीक है। आप सिंपल एक पानी का ग्लास लें और उसको बाहर जाके रख दें, धूप में रख दें, तो कोई वहाँ पे बबल शबल नहीं बनेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी का गिलास बिल्कुल खुश्क हो गया, सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, लेकिन कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने पॉइंट डिस्कस करना था टेम्परेचर का। इट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। आपके पास जो इवेपोरेशन है ये स्लोली होता है, ठीक है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, ठीक है। एंड कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। मींस कि अगर आप सर्दियां हैं और टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, उस पर भी आपने अगर कपड़े जो है वो धो के हैंग किए हुए, तार पे हैंग किए हुए, तो वो भी सूख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सूख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्मियों में इसी तरीके से आप करते हैं तो वो उस पर भी सूख जाएंगे, ठीक है। यानी लो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो जाती है, लो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो जाती है और हाई पे भी हो जाती है। मींस कि हर टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू गैशियस फॉर्म, बस उसके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ ब्रेक कर सकें और वो एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मीन्स के इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड कैन अकर एट एनी टेम्परेचर बिलो लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन हो जाएगी। मीन्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है, उससे कम टेम्परेचर्स पे भी इवेपोरेशन शो हो जाएगी, ठीक है। ये अपने टेम्परेचर का पॉइंट डिस्कस कर लिया। लास्ट में आपने बताना था कि ये किस पे बेसिकली डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन एज मोर मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप। तो यहाँ पर इस पे बताया गया कि इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है?
टेम्परेचर पे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर बताया कि इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। अब जब सरफेस एरिया कम होगा तो लो इवेपोरेशन होगी, ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हाई इवेपोरेशन होगी, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस पर भी डिपेंड करती है कि आपके पास जो भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शंस कैसी हैं, ठीक है। अगर तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, तो लो इवेपोरेशन होगी, और अगर वीक इंटरेक्शंस है आपस में तो जल्दी टूट जाएंगी, और इसका मतलब है कि इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट टेम्परेचर को डिस्कस किया हुआ है कि हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन एज मोर मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप। क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है कि वो एस्केप कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है, अगर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हाई इवेपोरेशन हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स ऑन अ रोप, या इवेपोरेशन फ्रॉम द लेक एंड द ओशियंस कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाटर साइकिल है, ठीक है। तो अब ये ओशियन है, इस पूरे पानी को हम कोई गर्म तो नहीं कर रहे ना, लेकिन सन है, सन की एनर्जी ये ले रहा है और वाटर इवेपोरेट हो रहा है, और उसके बाद फिर ये क्लाउड्स बनाता है, और क्लाउड्स जो हैं वो उससे क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, और फिर बारिश की फॉर्म में ये जो है दोबारा से झील में आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास स्वेटिंग का जो प्रोसेस है, स्वेट इवेपोरेटिंग फ्रॉम द स्किन प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। जो स्वेटिंग होती है, समझिए कि ये हमारी स्किन सरफेस है, ठीक है, ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर जो है वो हमें जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हमारी स्किन के पोर्स में से जो हमारा आप कह लें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, स्किन के पोर्स में से ना वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है, स्किन से, स्किन की एनर्जी लेते हैं, इसका टेम्परेचर लेते हैं, और इनके पास इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है कि ये वो हाई टेम्परेचर लेकर एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, तो उड़ जाते हैं। जब उड़ जाते हैं तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग हमारी स्किन है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि ज़्यादा जितनी एनर्जी थी वो इस वाटर के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की और ये उड़ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि जैसे ही हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी कूल फील करती है, क्योंकि स्वेटिंग के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट कर रहे होते हैं और बॉडी की सारी हीट को लेकर जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड देन आपसे सेम इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको मैंने इस तरह से प्रॉपर बनाया हुआ है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग वाई, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि एनर्जी फॉर इवेपोरेशन कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है, मेकिंग इट कूलर देन बिफोर, यानी वो अपनी सराउंडिंग से ही एनर्जी लेगा, यानी इवेपोरेशन, ठीक है, यानी जिस कंटेनर में है उधर से लेगा। अगर हमारी बॉडी से इवेपोरेशन हो रही है तो हमारी बॉडी की स्किन से अगर वाटर इवेपोरेट करा तो हमारी स्किन से एनर्जी लेगा, ठीक है, या सराउंडिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है, सन है, उससे एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो ये जो इवेपोरेशन के लिए एनर्जी आ रही होती है ये बेसिकली सराउंडिंग से आ रही होती है, और एनर्जी जब ले लेते हैं तो सराउंडिंग को क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं देन बिफोर। एंड व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर लिक्विड से उड़ जाते हैं गैसियस फॉर्म में, तो पीछे क्या होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज लीडिंग टू द कूलिंग इफेक्ट। तो पीछे रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स तो कम एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस होती है, डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो स्वेटिंग हेल्प्स कूल द बॉडी। अब यहाँ तक हमने देख लिया है कि इवेपोरेशन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉच करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि बॉइलिंग क्या है, लेकिन पॉइंट्स वही सारे डिस्कस होंगे, डेफिनेशन, सरफेस फिनोमेना, टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स।